हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो एक फर्स्ट कंसिडरेबल मॉडल अपने देखा वो फेल हुआ। तो उसके फेल होने के बाद स्टेबिलिटी एक उसके अंदर एक तो स्पेक्ट्रम का इश्यू था। ठीक है, तो उस इश्यू की वजह से जब वो फेल हुआ तो उसके बाद अपना दूसरा वो जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो दो इशू की वजह से जब वो फेल हुआ तो रदरफोर्ड अपना एटॉमिक मॉडल लेके आया, लेकिन रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी फेल हो गया। उसके साथ एक तो स्टेबिलिटी का इश्यू था। ठीक है, स्टेबिलिटी के इश्यू के साथ साथ वो जो वहाँ से स्पेक्ट्रम निकल रहा था एनर्जी का, उसको भी डिस्क्राइब नहीं कर पाया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड के बाद जो थर्ड एटॉमिक मॉडल लेके आया वो 1919 में नील्स बोर लेके आया। ठीक है, नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है, बोर एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के अंदर नील्स बोर ने एक्चुअली में क्या किया है कि भाई 1900 के आसपास अपन को पता है कि फिजिक्स में ट्रांजिशन चल रहे थे। फिजिक्स जो है वो क्लासिकल से क्वांटम में आ रही थी, है ना। तो इसने क्या किया कि भाई जो क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट थे ना और क्वांटम फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट थे उन दोनों को कंबाइन कर दिया और उन दोनों को कंबाइन करके अपना एक न्यू एटॉमिक मॉडल दिया। अब देखो रदरफोर्ड का जो मॉडल है ना, उसमें दो मेन इशू हैं अपने पास। एक जो इशू है वो तो है स्टेबिलिटी का, है ना। स्टेबिलिटी इशू इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा था, तो उसकी एनर्जी रिड्यूस हो रही थी। तो वो धीरे धीरे करके किधर जाके गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो वो स्टेबिलिटी इशू था। उसके साथ जो है साथ में एक एनर्जी स्पेक्ट्रम का इश्यू था। वो दोनों इश्यू इसने सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, उसके लिए इसने टोटल 3 स्टेटमेंट दिए हैं, 3 पोस्टुलेट बोलते हैं अपन उसको। नील्स बोर के 3 पोस्टुलेट इसने दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो तो बिल्कुल वही बात कही इसने जो रदरफोर्ड ने कही थी। क्या बोला कि भाई एक्चुअली में क्या है कि जो एटम है वो क्या एक स्फीयर की तरह है। उस स्फीयर के अंदर क्या है कि जो सेंटर है उस सेंटर पे टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास जो है वो क्या है, सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, और वो जो सेंट्रल कोर है उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्ली बोलेंगे। ठीक है, अब वो जो न्यूक्ली है उसके अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। यही बात रदरफोर्ड ने बोली। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो इसने बोला कि जो ऑर्बिट्स हैं वो कैसे ऑर्बिट्स हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, इसने जो एक नई चीज़ बोली कि भाई इसने ये डिफाइन कर दिया कि भाई ऑर्बिट्स का जो शेप है वो कैसा है, सर्कुलर शेप है, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, है ना। अब सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलेगा, तो उसने बोला कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्ली के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उससे। क्यों, क्योंकि अगर न्यूक्ली अपने पास है ये पॉजिटिव, इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या होगा कि भाई न्यूक्ली पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्जेस के बीच में कूलॉम फोर्स लगेगा और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन कर लगेगा। तो वो अट्रैक्शन से अपन को क्या मिलेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या होना चाहिए, mv²/r, दैट विल बी इक्वल टू kq1। q1 इज e, q2 इज न्यूक्ली के ऊपर चार्ज जेड, प्रोटॉन इंटू हर एक पे चार्ज कितना हो गया, e/r², इसके इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू k ze²/r²। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्ली के बीच में लगेगा और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता रहेगा, कंटिन्यूसली अपनी सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट बात इसने बोली विच इज कॉल्ड फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ नील्स बोर। ठीक है, अब देखो जो अपना इश्यू था वो किसका था, स्टेबिलिटी का इश्यू था। ठीक है, तो इसने बोला कि एक्चुअली में क्या है, जो ऑर्बिट्स है ना, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर लेगा, या जो ऑर्बिट है वो कहीं भी एग्जिस्ट कर लेगा। इसने बोला कि एक्चुअली में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना
वो इलेक्ट्रॉन क्या है, स्पेशल ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करता है। ठीक है, वो जो स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं ना, वो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स होते हैं, मतलब उन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते टाइम इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, एनर्जी का लॉस उसके अंदर नहीं होता। ठीक है, अब ये जो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स हैं ये कौन से होंगे? ठीक है, तो उसने क्वांटम थ्योरी का यूज करते हुए बताया कि एक्चुअली ये जो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स हैं ये वो ऑर्बिट्स हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम एम बी, एंगुलर मोमेंटम एम बी आर, एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, मतलब एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए nh/2π। तो जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब nh/2π होगा, वो सारे ऑर्बिट्स क्या होंगे, वो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स होंगे। और उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई फॉर नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स सो एंगुलर मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम P = mb, एंगुलर के लिए r, रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया, मस्ट बी व्हाट h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब n टाइम्स ऑफ h/2π। वो क्या होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, जहाँ n नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए h/2π, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2h/2π, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3h/2π। n क्या होता है, पढ़ाया अपन ने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना, क्वांटम नंबर्स पढ़े होंगे अपन ने केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब एक तरीके से बता दिया इसने कि जो ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड है मतलब फिक्स है, h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में मिल रहा है, और जब भी कोई क्वांटिटी इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में मिलती है तो वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ना, सेकेंड पोस्टुलेट बोलते हैं इसको, ये फर्स्ट पोस्टुलेट था, ये अपना सेकेंड पोस्टुलेट हो गया, इसको अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन बोर की। ठीक है, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो यहां से उसने क्या किया, स्टेबिलिटी के इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, अब थर्ड जो है वो था एनर्जी स्पेक्ट्रम वाला इश्यू। ठीक है, सेकंड जो इश्यू था उसको इसने वो थर्ड अपने पोस्टुलेट्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की। इसने बताया कि एक्चुअली में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में हैं वो अपने ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन पॉसिबल है ना। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा सकता है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जा सकता है। ठीक है, इसने बोला कि अगर आप क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है, किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो उसके किसी ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को एक्वायर करता है, एनर्जी को एक्वायर करके वो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल चला जाता है, क्योंकि इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल जब चला जाएगा, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। एनर्जी एब्जॉर्ब करी और लोअर एनर्जी लेवल तो कहाँ चला गया, हायर एनर्जी लेवल चला गया। ठीक है, इसने बोला कि जब हायर एनर्जी लेवल में है तो एक्चुअली में हायर एनर्जी लेवल पे तो 10⁻⁸ सेकेंड तक रुक सकता है। ठीक है, इतने टाइम तक रुक सकता है, लोअर से हायर में जब जाएगा। ये टाइम कुछ और भी इंक्रीज हो सकता है, पर वो क्या है, अपने लेवल की चीज़ नहीं है, मेटा स्टेबल स्टेट होती हैं, है ना, जो अपन कभी आगे जाके पढ़ेंगे साइंस, अगर अपन कंटिन्यूस रखेंगे तो। ठीक है, तो 10⁻⁸ सेकेंड तक वहाँ हायर एनर्जी स्टेट में, हायर ऑर्बिट में रुकता है। उसके बाद क्या करता है कि जो भी एनर्जी इसने ली है उसको वापस रिलीज कर देता है। ठीक है, रिलीज करके कहाँ जाता है, ऊपर से नीचे, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल आ जाएगा। जब हायर टू लोअर आएगा तो एनर्जी का इमिशन होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इमिशन ट्रांजिशन बोलेंगे। ठीक है, अब हर एक जो ऑर्बिट है उसका एनर्जी क्या है, फिक्स है भाई, उसका एनर्जी लेवल फिक्स है ना। अपन ने एनर्जी लेवल्स पढ़े हैं लास्ट ईयर केमिस्ट्री में, ठीक है, इस साल भी देखेंगे अपन। ठीक है, तो हर एक ऑर्बिट का एनर्जी लेवल डिफरेंट है। तो उसने बताया कि जो यहाँ से एनर्जी निकली हायर टू लोअर ऑर्बिट आते टाइम, एनर्जी ये जो निकली ना h/nu, ये दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जीज के डिफरेंस के इक्वल होगी, है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि लोअर टू हायर गया, है ना, तो लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी थी E1, हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी थी E2।
तो लोअर टू हायर एनर्जी लेवल तब जाएगा जब उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, इतनी, कितनी, दोनों एनर्जी लेवल, दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जीज के डिफरेंस के इक्वल। ठीक है, तो जो उसने एनर्जी ली या उसने नीचे से ऊपर जाते टाइम जो एनर्जी ली या ऊपर से नीचे आते टाइम जो एनर्जी रिलीज करी, दैट इज एच इक्वल टू E2 माइनस E1। दैट मीन्स उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, जो एनर्जी वहाँ से लिया, जो एनर्जी इसने इमिशन में दी, दैट इज न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H। ठीक है, ये जो कंडीशन है इसको अपन बोलते हैं बोर की फ्रिक्वेंसी कंडीशन, है ना। इसने क्या दिया है भाई, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे दी, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, फ्रिक्वेंसी कंडीशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो एनर्जी एच न्यू क्वांटाइज्ड हो गई। ठीक है, तो क्वांटम फॉर्म में एनर्जी ले रहा है, तो स्पेक्ट्रम कैसा मिलना चाहिए, क्वांटम डिस्क्रीट लीनियर। ठीक है, तो इस तरह इसने 3 पॉस्टुलेट्स के थ्रू क्या किया, जो रदरफोर्ड के साथ इश्यू थे या जो थॉमसन के साथ इश्यू थे, उन इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, इन इश्यूज को सॉल्व करने के साथ साथ देखो ये बोल रहे हैं कि भाई ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, जो ऑर्बिट्स हैं उनकी कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल्स भी होंगे, कुछ ना कुछ एनर्जीज भी होंगी ऑर्बिट्स की, तो वो सारी चीज़ें इसने कैलकुलेट करनी, वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी वगैरह, वो हम लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें एक बार वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। देखो जो फर्स्ट पोस्टुलेट अपन ने पढ़ा वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई mv²/r मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिलेगा वो किससे मिलेगा, kZ²/r, r², मतलब जो कूलॉम फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर के बीच में, उन दोनों से मिलेगा। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलता था मेरा, सेकेंड पोस्टुलेट मेरा ये बोलता है कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, ठीक है, वो क्या है, h/2π का n टाइम्स, मतलब h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, v वेलोसिटी, v² है, v है, डिवाइड कर दूं, v बच जाएगा, फाइंड कर सकता हूं, इक्वेशन 1/इक्वेशन 2 mv²/r। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा, mvr, डिवाइड कर रहा हूँ, इक्वल टू kZ²/r², और ये क्या हो जाएगा, NH/2π। ठीक है, ये तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये r से r² हो गया, तो r² कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा मेरे पास, v इक्वल टू 2kZe² अपॉन में क्या बचेगा, NH, ये बचेगा ना। ठीक है, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, r² से r² कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, v² से v कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ मैं देखूँ तो देखो 2 मेरे पास कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट होता है, विच इज प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, अब ये तो मेरे पास जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर मान लो मैं इसको हाइड्रोजन एटम के लिए फाइंड करूँ फॉर H एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। दैट मीन्स जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, 2kE²π, Z1 हो गया। ठीक है, और अपॉन में क्या बचेगा, NH। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया कि V जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, है ना। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो वेलोसिटी होगी या सेकंड के अंदर जो होगी या थर्ड के अंदर जो वेलोसिटी होगी,
है ना, n तक। वो फर्स्ट वाली तो 1/n मतलब 1/1, सेकेंड वाली 1/n 1/2, थर्ड वाली 1/3। स्लो शो में होंगी वेलोसिटीज, ठीक है। इसका मतलब यही तो हो गया, एंड सो ऑन n तक 1/n के रेशियो में होंगी, ठीक है। अगर मान लो मैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फाइंड करूं, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो n की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो गया, n = 1 हो जाएगी, तो v = क्या हो जाएगा, 2ke² पाई, और अपॉन में क्या हो जाएगा, h, ठीक है। तो वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो k की वैल्यू तो क्या होती है, 9 × 10⁻9, e is 1.6 × 10⁻19, और पाई की वैल्यू तो मुझे पता ही है 22.7, और h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, ठीक है, ये होती है। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और ये सारी वैल्यूज़ जब मैं सॉल्व करूँगा तो v की जो वैल्यू मेरे पास आएगी दैट इज़ 2.2 × 10⁻6 मीटर/सेकेंड। दैट मीन्स जो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी अपनी 2.2 × 10⁻6 मीटर/सेकेंड, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट के लिए /2 1.1 हो जाएगी, ठीक है। थर्ड के लिए /3, फोर्थ के लिए /4, तो उस तरह क्या होती जाएगी, वो रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से अपन क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की बोर ऑर्बिट्स के अंदर। ये डेरिवेशंस में से हर साल कोई ना कोई आती रहती है, वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट देखें रेडियस क्या होगी बोर ऑर्बिट की। देखो नेक्स्ट अपना क्या टॉपिक है, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, है ना। रेडियस फाइंड करनी है मुझे। तो वही फर्स्ट पोस्टुलेट तो क्या बोल रहा है कि भाई mv²/r is kZe²/r², है ना, ये है। और सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोल रहा है, सेकेंड पोस्टुलेट बोल रहा है कि भाई जो mvr है, एंगुलर मोमेंटम, वो क्या है, दैट इज nh/2π है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि r की वैल्यू चाहिए, रेडियस की वैल्यू चाहिए। देखो ये r से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, v की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ मैं ऊपर, तो r बचेगा ओनली, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ से, v = nh/2π mr, ये हो जाएगा, ठीक है। हमारे इधर आ गया, बस पुटिंग इन 1, क्या हो जाएगा, m/r v² n²h²/2π 4π² हो जाएगा, और m² और r² इक्वल टू क्या बचेगा, kZe²/r², ठीक है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखो ये तो r² कैंसिल आउट हो गया, ये m कैंसिल आउट हो गया, और कुछ नहीं है। तो मेरा r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये r उधर चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा, r इज n²h² देखो ये 4π² m kZ², ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब r इक्वल टू मेरे पास ये आ गया n²h² 4π² kZe², ठीक है। अब ये तो मेरे पास ये
जनरल हो सकता है फॉर्मूला। अब अगर H एटम के लिए फाइंड करूं मैं इसको, H एटम के लिए Z इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब Z इक्वल टू 1 है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, n स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर M K E स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो क्या है कि भाई जो वैल्यू है ना, वो क्या है, H की वैल्यू तो मुझे पता है 6.6 इंटू 10⁻34 दूर इंटू सेकेंड, ठीक है। पाई की वैल्यू मुझे पता ही है 22/7 है। M की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। पुट कर देते हैं, तो इनको पुट करेंगे तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो H स्क्वायर कितना है 6.6 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर है ना, अपॉन ये 4 पाई एस 3.14, M 9.1 इंटू 10⁻31, K इज 9 इंटू 10⁻9, E इज 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करें इसको अपन, ठीक है, कर लेंगे तो मेरे पास आएगा 0.53 ऑफ n स्क्वायर इंटू एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा, मतलब 10⁻10 मीटर में आंसर आएगा, ठीक है। दैट मीन्स जो रेडियस होगी है ना बोर ऑर्बिट की, वो कितनी हो जाएगी 0.53 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम में हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए करूँ तो n इक्वल टू 1, तो R फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी 0.53 एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक है। सेकंड की R2 अगर निकालूं तो n इक्वल टू 2, तो R2 क्या हो जाएगा 0.53 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकता हूँ R2 की वैल्यू। दैट मीन्स R1 R2 R3 का अगर मैं रेशियो निकालूं, दैट विल बी व्हाट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर के रेशियो में क्या होंगी अपनी डिफरेंट ऑर्बिट्स की रेडियस होंगी, ठीक है। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ डिफरेंट बोर ऑर्बिट्स। ऐसे एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस बोर के मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको ये भी डिस्क्राइब नहीं कर पाया, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।